ये तो साफ है कि पाकिस्तान घबराया हुआ है, घबराना भी चाहिए। गलती बड़ी है, अक्षम्य है। ये भी सही है और बहुत साफ है कि भारत कड़ी कार्रवाई करने जा रहा है, जिसकी शुरुआत हो गई। सिंधु जल समझौता हो या और भी कई ऐसे तरीके होते हैं। देखिए, आर्मी में एक बड़ी बात कही जाती है और युद्ध रणनीति का भी ये बड़ा अहम हिस्सा है कि अच्छी लड़ाई वही जीती जाती है जो बिना लड़े जीत ली जाए। यानी युद्ध में आपको कुछ खोना ना पड़े और आप जीत हासिल करें, दुश्मन को उसके घुटनों पर ला दें, तो इससे अच्छी लड़ाई कोई नहीं है। ये लड़ाई झगड़ा जो है ये भारत की फितरत का हिस्सा कभी नहीं रहा। हम हमेशा रक्षात्मक रहे हैं, लेकिन जब आवश्यकता पड़ती है और कहीं हमारे खिलाफ कुछ पल रहा है, जैसे कि आतंकवाद का पनाहगाह पाकिस्तान लगातार आतंकवादियों को पाल रहा है, तो उसका करारा जवाब देना भी ज़रूरी है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने कड़ा कदम उठाते हुए सभी पाकिस्तानियों के वीज़ा रद्द करते हुए भारत छोड़ने के आदेश दे दिए। ये वीज़ा केवल 27 अप्रैल तक ही मान्य है और ये जो तमाम कार्रवाई हो रही है उसमें से ये एक चीज़ है। पहलगाम के आतंकी हमले के बाद भारत सरकार अब किसी भी तरह की ढिलाई के मूड में नहीं है। सीसीएस की मीटिंग के बाद भारत ने पाकिस्तान से कूटनीतिक रिश्ते तो खत्म किए ही हैं, साथ ही भारत में मौजूद सभी पाकिस्तानियों के वीजा रद्द कर दिए हैं। 27 अप्रैल तक ही ये वीजा मान्य हैं। वहीं भारत में इलाज कराने आए पाकिस्तानी नागरिकों के मेडिकल वीजा भी केवल 29 अप्रैल तक मान्य होंगे। The Defence, Military, Naval and Air Advisors in the Pakistani High Commission in New Delhi are declared persona non grata. They have a week to leave India. India will be withdrawing its own defense, navy and air advisors from the Indian High Commission in Islamabad. These posts in the respective high commissions are deemed annulled. भारत सरकार ने सार्क वीजा स्कीम के तहत दिए जाने वाली मल्टी एंट्री वीजा भी रद्द कर दिए हैं। हालांकि विदेश मंत्रालय ने यह स्पष्टीकरण भी जारी किया है कि भारत में जिन पाकिस्तानी हिंदुओं को लॉन्ग टर्म वीजा दिए गए हैं वो रद्द नहीं किए गए हैं। इनके अलावा पाकिस्तानी उच्चायोग के रक्षा, नौसेना और वायुसेना सलाहकारों को भी अवांछित व्यक्ति घोषित कर दिया गया है। एक सप्ताह के अंदर इन्हें भी भारत छोड़ना होगा। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की मीटिंग के बाद विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने साफ किया है कि पहलगाम आतंकी हमले के लिंक सीमा पार से जुड़े होने के सबूत मिले हैं, इसलिए अब पाकिस्तान को खमियाजा भुगतना ही पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। भारत में आम लोगों में बड़ा गुस्सा इस घटना के बाद देखने को मिला है और गुस्सा इस बात का भी है कि ये आतंकवाद यूं ही नहीं पनपता है। आतंकवाद की गहरी जड़ें हमारे देश में हैं। कई बार अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर, कई बार राजनीतिक मंसूबों के लिए और कई बार हम देखते हैं कि एक संकोच भी होता है। हम वसुधैव कुटुंबकम को मानने वाले लोग रहे हैं, लेकिन ये तब भारी पड़ जाता है जब आप अच्छे बुरे का भेद नहीं कर पाते हैं, संकोच में रह जाते हैं और ये चीज़ भी अब टूटती हुई दिखाई दे रही है। आइए इस पर बात करते हैं। मेरे साथ ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ मौजूद हैं। रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर उनका गहरा अनुभव है, सैन्य कार्रवाइयों का उनका गहरा अनुभव है और आप अगर ये सोचते हैं कि ये युद्ध हो रहा है, कोई बड़ी कार्रवाई हो रही है, बड़ी कार्रवाई का मतलब सेनाएं घुस जाएंगी, क्या होगा, जैसे बहुत से सवाल आते हैं। तो मैं एक चर्चा की शुरुआत से पहले ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो करना है वो सेना को करना है और सेना जो कुछ करती है उसके बारे में सिर्फ उस चिन्ह टीम को जानकारी होती है जिसको ये कार्य सौंपा जाता है। तो इस पर कयास चकल्लस बहुत होती रहेगी, लेकिन सीधी बात यह है कि भारत कड़ी कार्रवाई कर रहा है और कल्पना से परे, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा उसको ध्यान रखिए, कल्पना से परे तभी, जैसे वो सेना के भरोसे हैं आप भी सेना के भरोसे रहिए। तो ग्रुप कैप्टन देवनाथ, हम जानते हैं कि कल्पना से परे के कई मायने निकाले जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एक बड़ी रणनीति ये है कि चाहे वो सिंधु जल समझौता अभी सस्पेंड करने की बात हो या फिर अन्य, हम देखते हैं कि बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, पीओके, ऐसी सिंध का प्रांत हो, ऐसी बहुत सारी जगह हैं जो पाकिस्तान के लिए एक तरीके से ऐसे टारगेट्स हैं कि कभी एक जरा सा झटका दे दो तो बिखर जाएगा पाकिस्तान। आप किस तरह से रणनीति को अभी तक जो भी कुछ कदम उठाए गए हैं उसको देख रहे हैं? देखिए, भारत सरकार के जो निर्देश हैं बहुत क्लियर है। भारत सरकार शुरुआती दौर में एस्केलेशन मैट्रिक्स जिसे बोलते हैं, हम इस तरह के हथियार का इस्तेमाल करेंगे जो कि नॉन काइनेटिक होते हैं, जैसे कि पाकिस्तान पर ट्रेड, कॉमर्स, फाइनेंशियल दबाव डालना, छोटे मोटे सैंक्शंस भी लगा देंगे पाकिस्तान पर।
हमने देखा कि हमने हमारे डिफेंस स्ट्रेटजीज को वापस बुला लिए, पासपोर्ट वीज़ा सुविधाएं बंद कर दी। रावलपिंडी पाकिस्तान के यहाँ पर जो हाई कमिश्नर हैं, भारत में जो हाई कमिश्नर हैं, सब ठंडे बस्ते में डाल दिए गए हैं। जो रिवर वाटर एग्रीमेंट है उसको हमने फ़िलहाल कुछ समय के लिए सस्पेंड कर दिया है, लेकिन इससे पाकिस्तान अभी तक सुधरने की कोई दिशा पे चल नहीं रहा है। तो हमारे हाथ में और भी कई रास्ते हैं। अगर भारत सरकार चाहे, क्योंकि मैं एयरफोर्स से था, फौजी एक्सपीरियंस से बात करूंगा, मैंने 34 साल नौकरी की, फाइटर पायलट था, लास्ट में MiG-23 उड़ाया। हम एक इस्तेमाल करते हैं शब्द, जैसे मैंने कहा, काइनेटिक मेथड्स। जी। उसका मतलब है कि दुश्मन के घर में घुस हथियारों कर के उसको साथ सिखाना। जी। हम उरी में कर चुके हैं जी। 2016 की बात है, जिसमें हमारे ग्राउंड फोर्सेस घुसे। हम फिर से अपने कमांडर्स को, स्पेशल फोर्सेस को LOC पार करके जो लॉन्चिंग पैड है, टेररिस्ट के जो ट्रेनिंग कैंप है, वहाँ तक भेज सकते हैं आसानी से। हमने बालाकोट किया, 2019 की बात है। मिराज 2000 ने बड़े स्पेशल बॉम्ब किए लेके गए, जो कि लेज़र गाइडेड होते हैं। उसकी मदद से उन्होंने टेररिस्ट के जो हाइड आउट थे, लॉन्च पैड थे, ट्रेनिंग एरियाज थे, उसको नेस्तनाबूद किया। इसके अलावा इस बार एक नया डायमेंशन और है जो कि नेवी के हेडक्वार्टर ने रखा है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के सामने, कि अगर भारत सरकार चाहे, यानी अगर भारत की जनता चाहे, तो इंडियन नेवी जो है वो 4, 6 या 8 फ्रिगेट्स भेजकर पाकिस्तान के जो बंदरगाह हैं जैसे कराची, ग्वादर, उनका ब्लॉकेड कर सकती है, ताकि पाकिस्तान का कोई कमर्शियल शिप कराची, ग्वादर से निकलकर और कहीं ना जा सके। इसी तरह से बाहर से जो पाकिस्तान के कमर्शियल शिप्स वापस आ रहे हैं पाकिस्तान का झंडा लगाकर, हो सकता है गल्फ़ कंट्रीज से आ रहे हों कच्चा तेल लेकर, उनको हम रोक देंगे। इससे होगा क्या, मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ। देखिए, पाकिस्तान के पास जो कच्चा तेल या तेल का जो भंडार है, स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व, वो मात्र 15 दिन का है। तो अगर हम 15 दिन के लिए हमारी नेवी पाकिस्तान के ऑयल टैंकर्स को रोक देती है, तो पाकिस्तान घुटने पर आ जाएगा। जी देखिए, आपने जो बताया उसको अगर थोड़ा सा मेटाफर के तौर पर समझा जाए या एक एग्जाम्पल से समझा जाए, तो जब किसी मोटे तने को काटा जाता है ना, तो छोटा छोटा इधर इधर से चॉप किया जाता है, ताकि उसको जब आखिरी वार किया जाए उसकी तैयारी पहले से हो जाए। पहले वार में कुछ टूटता नहीं है। तो जो अभी ग्रुप कैप्टन देवनाथ ने बताया वो ये है कि ऐसे कई कदम उठाए जाएंगे जिससे अंदरूनी तौर पर पाकिस्तान कमज़ोर होता है। वैसे तो पाकिस्तान की कमज़ोरी की क्या बात करें, वो इतना कमज़ोर ऑलरेडी है कि उसके लिए ये जो सैंक्शंस होंगे ये बिल्कुल बुरी तरह से तोड़ने वाले होंगे। मोहित शुक्ला मेरे सहयोगी भी लगातार आप देख रहे हैं टेलीविज़न स्क्रीन पर बने हुए हैं। मोहित, ये बताएं मुझे कि एक उच्च स्तरीय बैठक चल रही है और सिंधु जल समझौता, इसको बड़ा अहम माना जा रहा है। बहुत सारे लोगों को अभी ये समझ नहीं आ रहा है कि एक इस मामले से या एक इस सस्पेंशन से कितना बड़ा झटका पाकिस्तान को लगने वाला है, और क्या क्या ऐसे इनपुट्स हैं, अपडेट्स हैं आपके पास जो आप साझा कर सकते हैं दर्शकों से। देखिए, मैं आपको सबसे पहले प्रवीण जी ये बताना चाहूँगा कि ये मीटिंग लगभग अब से 25 से 27 मिनट पहले शुरू हुई है। विदेश मंत्री एस जयशंकर यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, उनके अलावा CR पाटिल साहब यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, और अब तफसील से बताया जा रहा है, ब्रीफ किया जा रहा है गृह मंत्री अमित शाह को कि आखिरकार जो हमने TT स्थगित की है तो उसके तहत अब हम कैसे कैसे आगे कदम उठाएंगे। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आज हमने कोई बिजली की सप्लाई नहीं है कि यहाँ से हमने शटडाउन लिया और वहाँ पर बिजली सप्लाई बंद हो गई। ये पानी का है, पानी का स्टोरेज करना पड़ता है, पानी को डाइवर्ट करना पड़ता है, और क्या हमारे एक जो बांध है उसकी भी एक क्षमता है। तो कैसे कैसे कदम कैसे उठाया जाएगा, इन सारी चीज़ों को लेकर ब्रीफिंग चल रही है। इसके अलावा मंत्रालय के तमाम अधिकारी भी साथ में मौजूद हैं। वैश्विक स्तर पर भारत पर क्या दबाव आ सकता है वो सारी जानकारी देने के लिए विदेश मंत्री एस जयशंकर भी मौजूद हैं। विदेश के तमाम, इससे पहले आपने देखा होगा कि कल तमाम विदेशी राजनयिकों को बुलाकर एक मीटिंग की गई थी, उसमें क्या क्या इनपुट्स दिए गए हैं, क्या क्या भारत ने उनको ब्रीफ किया है, वो भी सारी चीज़ें बताने के लिए विदेश मंत्री एस जयशंकर बैठे हुए हैं। अब आप एक बात समझिए कि ये जो सिंधु समझौते के तहत हमने पाकिस्तान का पानी रोका है, इसमें आप 1960 में जो TT हुई थी उसके तहत भारत इसका महज 20% ही पानी इस्तेमाल करता है, 80% पाकिस्तान को दे देता है। इस समझौते के तहत भारत ने 65 में, 71 में, कारगिल के समय कभी भी पानी को नहीं रोका, और हमेशा हम ये कहते हैं कि पानी भारत किसी के हक का नहीं मारता है, लेकिन इस बार हमें ये कदम उठाना पड़ा। अब आप एक बात ये समझिए कि पाकिस्तान को मिलने वाला पानी भारत ने रोका है, तो इसके
इसके नुकसान पाकिस्तान को क्या होने वाले हैं। वहां पर खाद्यान्न संकट उत्पन्न हो जाएगा, क्योंकि वहां की लगभग 16 मिलियन हेक्टेयर जो भूमि है, यानी कि जो 81 प्रतिशत जो वहां की भूमि है, वो वहां के आसपास का जो इलाका है वो खेती किसानी वाला है। 81% लोग, यानी कि 16 मिलियन हेक्टेयर की जो जमीन है, वहां के लोग उस पर ही डिपेंड है। इसके अलावा मैं आपको बताऊं, 61% आसपास की जो जनसंख्या है वो खेती किसानी वाली है, वो भी परेशान में हो जाएगी। इसके अलावा तरबेला और मंगलम जैसी वहां पर बिजली परियोजनाएं चल रही हैं, वो भी पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा झटका होने वाली है। क्योंकि आप समझिए, क्योंकि पानी से बिजली बनाने के संयंत्र लगभग भारत हो, पाकिस्तान हो, क्यूबा हो, घाना हो या फिर अफ्रीका हो, हर जगह इसी तरीके का प्रोसेस है। तो आप समझिए, एक तरफ आपको पावर का शौक लग रहा है, दूसरी तरफ आपको पानी का शौक लग रहा है। तो ये हिंदुस्तान की तरफ से तैयारियां नो की डाउट गई इसको हैं, हमने जो बड़ा इसकी तफसील से ब्रीफिंग मुझे चल रही समझा है। भी है कि ये एक ट्रीटी सस्पेंड करने से कितना बड़ा नुकसान, कितना बड़ा झटका पाकिस्तान को कई तरीके से हो सकता है, कैसे वहाँ अंधियारा छा सकता है खेती किसानी पर। हालांकि ये हमारा मकसद नहीं रहा, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि भारत कभी इस तरह की सोच का नहीं रहा, लेकिन अब ये बात आ गई है आतंक की आखिरी ज़मीन को भी ख़त्म कर देंगे, जो प्रधानमंत्री ने कहा उसके मायने क्या हैं वो बड़ी गहरी बात है। ग्रुप कैप्टन देवनाथ, एक और बात जो हमेशा इस तरह की चर्चाओं में सामने आती है वो ये है कि हम जानते हैं कि आमने सामने की लड़ाई जो है वो कब होगी, कैसे किया जाएगा, क्या किया, ये किसी को बता के नहीं किया जाता, या टेलीविज़न डिबेट्स पर या किसी को सार्वजनिक जानकारी देकर नहीं किया जाता। जैसे उरी का आप बार बार बाद में हम जिक्र करते हैं, उसके बारे में खबरें आती हैं, पता चल जाता है दुनिया को। आपको लगता है कि ये एक तरीका है, या फिर ये जितनी भी स्टेप्स लिए जाते हैं ये एक तरह के किसी युद्ध या किसी सैन्य कार्रवाई के पहले के स्टेप्स हैं जो आमतौर पर लिए जाते हैं? पाकिस्तान ने क्योंकि इसको इसी तरह से लिया है कि ये एक तरह से युद्ध का आगाज़ है और धीरे धीरे उसकी शुरुआत की गई है। जी हाँ, देखिए, ये माना जाता है कि युद्ध जो है वो डिप्लोमेसी की आखिरी कड़ी है। यानी युद्ध के पहले हर देश 4, 5, 6, 7, 8 तरीके इस्तेमाल करता है ताकि दुश्मन को डरा सके, धमका सके, कमज़ोर कर सके या दुश्मन से अपनी शर्तें मंजवा सके। आमतौर पर ऐसा हो जाता है, लेकिन अगर दुश्मन काबू में नहीं आ रहा और उसके ऊपर जो हमने यातनाएं डाली हैं, चाहे डिप्लोमेटिक प्रेशर हो, पॉलिटिकल प्रेशर हो, आर्थिक अनुबंध लगाए हों, अगर काम नहीं कर रहे हैं, आजकल एक और टूल आ गया कि दूसरे देश को कहो कि पाकिस्तान पर दबाव डालो, ठीक है। ये सब अगर काम में नहीं आ रहे और उसके बाद भी पाकिस्तान गुस्ताखियाँ करता रहता है तो युद्ध में अस्त्र का इस्तेमाल करना उचित हो जाता है। लेकिन जैसे मैंने कहा, ये हमेशा आखिरी कड़ी होती है। उसमें भी ऐसा नहीं है कि बस हम जाके जनरल वॉर शुरू कर देते हैं। हमेशा युद्ध शुरू करते हैं छोटे छोटे कदमों से। एक एस्केलेशन मैट्रिक्स होता है। आपने उरी में देखा, हमने घुस के हमला किया हमारे कमांडोज ने, लेकिन युद्ध की तरफ हम अग्रसर नहीं हुए। बालाकोट के बाद भी आपने देखा, जब हमने स्ट्राइक की तो पाकिस्तान ने एक्सरसाइज ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट बोल के उसका जवाब दिया था, जिसमें उभय पक्ष ने एक दूसरे को कुछ क्षति पहुंचाई। तो लेकिन जनरल वॉर यानी ऑल आउट वॉर नहीं हुआ। इस बार भी हम जो भी कार्रवाई करेंगे, पाकिस्तान पर हमारी फौजें दबाव डालेंगी। पाकिस्तान पर एक सीमित जगह पर, सीमित समय में, सीमित दायरे में बहुत छोटा सा नुकसान किया जाएगा ताकि वो समझ जाए कि इसके आगे अगर भारत गया तो पाकिस्तान का सर्वनाश हो जाएगा जनरल वॉर में। जी, तो यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद कुछ और अहम पहलू हैं, जैसे हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो पहलगाम हमला हुआ, इतना दुखद, ऐसा जिसने पूरे देश पर आघात कर दिया, क्योंकि देश के अलग अलग राज्यों के लोग इसमें मारे गए, बहुत ही सोचा समझा था। इसमें मकसद बहुत साफ था कि ये बात सिर्फ आतंकी घटना को अंजाम देना नहीं है, कश्मीर में पूरे देश को जख्म देना है, और आतंकी तो इसमें कामयाब हुए हैं। अब इसका जवाब जब दिया जाता है तो वो दो तरीके से है। एक तो आप पाकिस्तान पर क्या कार्रवाई होगी इसका इंतजार कर रहे हैं, लेकिन आंतरिक रूप से हमने ये भी देखा है कि लोकल सपोर्ट बहुत मिलता है। ये बात सिर्फ कश्मीर की नहीं कर रहा हूँ, देश के अलग अलग हिस्सों की कर रहा हूँ। अच्छी बात यह है कि विपक्षी नेता सरकार के साथ पुरजोर तरीके से खड़े हैं, कह रहे हैं जो कार्रवाई करोगे हम साथ में। इसके बावजूद वो लोकल सपोर्ट, वो जहनियत जो यहाँ पर पनपती है और आतंक के लिए एक तरह खाद का काम करती है, उसका क्या होगा? भारत ने अरब सागर में युद्धपोत तैनात किए हैं, विमान वाहक युद्धपोत की तैनाती है, तो कई चीज़ों को यहाँ पर रोकने से भी फ़र्क पड़ेगा। मैं चाहूँगा थोड़ा सा इसको बताएं। आप बता भी रहे थे कि जो सामान लेकर कई इनके युद्धपोत आते हैं उनको रोका जा सकता है,
या ये सामरिक महत्व से आप ये तैनाती किसी और नज़रिए से देखते हैं? देखिए, इस तैनाती का सबसे बड़ा औचित्य यानी कारण ये है कि अगर पाकिस्तान बाज में नहीं आया तो हम पाकिस्तान की जो सिविल कमर्शियल शिपिंग लेन्स होती हैं उनको बंद कर देंगे। चाहे वो कराची से अबू धाबी दुबई की तरफ जा रहे हों, चाहे वो कराची से अदन बंदरगाह या लाल सागर क्रॉस करके भूमध्य सागर की तरफ जा रहे हों, इन सब को रोक देंगे, बंद कर देंगे। इसी तरह से विदेशों से पाकिस्तान जो चीज़ों को आयात करता है, समझिए वो सिंगापुर से, मलेशिया से कोई चीज़ आयात कर रहा है मशीनरी से, चीन से कोई मशीनरी आयात कर रहा है, जाहिर बात है वो बड़े बड़े शिप्स में लोड होकर पाकिस्तान की तरफ जा रहे हैं, तो ग्वादार में ऑफलोड होगा या कराची में ऑफलोड होगा। हमारी नेवी जो हमने विमान वाहक पोत रखे हैं, ये गश्त लगा के उनको रोक लेंगे और उनको बाध्य करेंगे कि वो पाकिस्तान नहीं जा सकते, इधर उधर कहीं चले जाएं। इससे होगा क्या? पाकिस्तान की जो नब्ज है वो हमारे हाथ में रहेगी, पाकिस्तान का एक्सपोर्ट इंपोर्ट बंद हो जाएगा। ऐसे भी पाकिस्तान की मुद्रा जो है बहुत कच्चे हालत में है। पिछले 3 दिन के टेंशन में पाकिस्तान की जो सरकारी बॉन्ड्स थी उनमें 40% की गिरावट आ गई है। तो अगर हम उनका व्यापार बंद कर देंगे, व्यापार बोला तो आयात और निर्यात समुद्री रास्ते से, पाकिस्तान चरमरा जाएगा। इंडियन नेवी का बड़ा इसमें महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। आप ऐसे कीजिए कि भारत की जो नेवी है 4-5 शिप्स को महाराष्ट्र कोस्ट से लेकर ईरान तक जो कोस्ट है उस पे तैनात कर देगी। ये शिप्स पाकिस्तान का जो तट है उससे 300-400 किलोमीटर दूर रहेंगे, उत्तरी अरब सागर में रहेंगे, लेकिन पाकिस्तान के तटीय क्षेत्रों से 300-400 किलोमीटर दूर रहेंगे, लेकिन पाकिस्तान का जीना दुबूर कर देंगे। जी, वहां से कोई चीज जा नहीं सकती और एक वो चेक बना रहेगा उसके ऊपर। मोहित, एक चीज, क्योंकि देखिए मोहित जो है वो ये कवर तो कर रहे हैं, खबर बैठक पर भी अब उन्होंने अपडेट दिया है, लेकिन बीइंग अ सीनियर जर्नलिस्ट मोहित इस बात को भी देख रहे होंगे कि देश में किस तरह से राजनीतिक रूप से आप कुछ दिखाना चाह रहे हैं। जी मोहित, आपको दिखा दूं विजय, हाँ, एस जयशंकर यहाँ से निकल चुके हैं और लगभग अब से 20 सेकंड पहले ही यहाँ से सीआर पाटिल भी निकल गए हैं। आपको मैं तस्वीरों में दिखा रहा हूँ और उनके साथ ही विदेश मंत्रालय के एक अधिकारी भी निकले हुए हैं। तो ये अभी का लेटेस्ट अपडेट है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि मीटिंग खत्म हो गई है। आपको मैं बताऊं कि लगभग जब मैं और आप जुड़े हुए हैं 20 सेकंड पहले ही एस जयशंकर और सीआर पाटिल यहाँ से निकल गए हैं। ये मीटिंग को लेकर लेटेस्ट अपडेट है। जी, एक मोहित जो मैं जानना चाह रहा था आपसे वो ये कि हम ये भी देखते हैं कि विपक्ष जो है वो पूरी तरह सरकार के साथ में खड़ा है, बहुत निष्ठावान बना हुआ है युद्ध के ऐसे समय पर। हालांकि मैंने कुछ अपनी पर्सनल ओपिनियंस भी रखी हैं इस पर, और मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से सोशल मीडिया पर या अभी भी वो आईटी सेल की मानसिकता से ना निकलकर कई कार्यकर्ता जो हैं वो एंटी गवर्नमेंट बातें करते दिखाई देते हैं, सरकार पर ही प्रश्न चिन्ह खड़े करते दिखाई देते हैं, ये बिल्कुल ठीक वैसा ही जैसे पाकिस्तान में कुछ चल रहा हो वो हिंदुस्तान में चल रहा है। इसकी रोकथाम या इसके विषय में आपका विचार क्या है? बिल्कुल, आपने बहुत सही और वाजिब सवाल उठाया है। मैं आपको बताऊं, कल ही आगरा में कुछ सोशल एलिमेंट्स ने हमारे यहाँ माहौल बिगाड़ने की कोशिश की थी, उनके खिलाफ भी कार्रवाई हुई है। इस तरीके की समस्याएं। और हाँ, एक मैं आपको अपडेट और दे देता हूं, पाकिस्तानी पत्रकार हैं, उन्होंने भी कल इस चीज़ का जिक्र किया है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसीज और वहाँ की सेना की तरफ से कई सारे वहाँ के जो पेड पत्रकार हैं और जो वहाँ के ऐसे एलिमेंट हैं जो फ्रिंज एलिमेंट हैं, वो दोनों तरफ होते हैं, यहाँ भी वहाँ भी, तो उनको कुछ ऐसे उन्होंने टेक्स्ट भेजे, कुछ उन्होंने ऐसे सवालात भेजे कि जब आप हिंदुस्तान की टीवी चैनल्स पर बैठे तो वहां पर आप हिंदुस्तान की हुकूमत पर ही सवाल उठाएं। यही वजह है कि पाकिस्तान की मीडिया, पाकिस्तान के आईएसआई समर्थित पत्रकार भी इस चीजों को उठा रहे हैं। उसी तरीके से कुछ छद्म भेजदारी हमारे यहाँ भी है, वो लगातार सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठा रहे हैं, सरकार के काम करने के तरीके पर सवाल उठा रहे हैं, हमारे यहाँ आपसी भाईचारों को खत्म करने की बात कर रहे हैं। लेकिन कल मुझे बहुत अच्छा लगा, ओवैसी साहब ने कहा कि हम खुल के इसकी मजम्मत कर रहे हैं। काली पट्टियां बांध के हमारे कई सारे मौलाना, मुअज्जिन, मौला और मौलवियों ने आज जब दोपहर में जुमे की नमाज पढ़ी, तमाम तकरीरें करी, उस समय उन्होंने ये मैसेज दिया कि हमारी हुकूमत जो कर रही है हम उसके साथ खड़े हुए हैं, हमारा जो आपसी भाईचारा है वो हमेशा से एक मुकाम पर है, हम एक साथ हैं। अब आप एक बात समझिए कि जिसका जिक्र आपने किया कि हिंदुस्तान में विपक्ष सरकार के साथ है, लेकिन यहां मैं आपको एक तस्वीर बताऊं और आप बताने की जरूरत क्या, क्योंकि देखिए खुद भी आप इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं, सालों दशकों बीत गए हैं, आपने इस चीज को पास से कवर किया
किया है, समझा है। जब बिल क्लिंटन हिंदुस्तान में आए थे तो उस समय भी 36 सिंहपुरा हुआ था, आपको याद होगा। इससे पहले जब 2020 में अमेरिका के राष्ट्रपति आए थे तब दिल्ली में हिंसा हुई। उसके बाद प्रायोजित तरीके से इस बार जब उपराष्ट्रपति आए हुए हैं तब भी इस बार इस तरीके से हिंसा हुई। लगातार यहां कुछ बदला नहीं है, लेकिन इस बार क्या है, विपक्ष साथ है। पाकिस्तान में विपक्ष साथ नहीं खड़ा है। शहबाज शरीफ को यह भी बहुत बड़ी चिंता है, क्योंकि जब वहां पर आम ये आपने इलेक्शन बड़ी एक हुए थे, इंपॉर्टेंट जब बात वहां कही। पर समय समाप्त हो उससे पहले ग्रुप कैप्टन देवनाथ से मैं ये जानना चाह रहा था शुरुआत से, कि हालांकि बीच में खबरें आती रहीं, लेकिन शहबाज शरीफ ने खुद माना कि अमेरिका के कहने पर, उसके दबाव में हम इस आतंक को पालते रहे। ये जो झूठ है, मतलब ये हो सकता है कि टेक्निकली सच हो और अमेरिका की नीतियां हम जानते हैं, लेकिन झूठ ये कि इसको ये बोलना कि जैसे हम किसी मजबूरी में हैं। आप उस लायक हो, आप आतंक के पालने वाले हो, इसीलिए तो आपको ये अवसर दिया जा रहा है। ये माना जाता है कि आप इस तरह की कौम को पैदा कर सकते हो, इसीलिए तो आपको ये अवसर दिया गया, इसके योग्य माना गया। भारत को तो कभी इसके योग्य नहीं माना गया, क्योंकि हमारे यहाँ हम ये आतंक परस्ती को पनाह नहीं देंगे। यानी ये पाकिस्तान अपनी सोच को एक तरीके से अब डाइवर्ट करते हुए अमेरिका ये बता रहा है कि नहीं नहीं, हमने तो अमेरिका के कहने पर किया। ये शहबाज शरीफ की क्या तारीफ करें, तारीफ के बहुत काबिल हैं। पाकिस्तान बोल रहा है कि अमेरिका की शह पे किया। अरे भाई, आपने सेम तालिबान का इस्तेमाल उसके पहले रूस के साम्राज्य, रूस का जब आधिपत्य था अफगानिस्तान के ऊपर, मैं 1970 और 80 की दशक की बात कर रहा हूं, तब पाकिस्तान के तालिबान का इस्तेमाल किया गया था रूस को पीछे धकेलने के लिए, खदेड़ने के लिए। उस वक्त पूरी पाकिस्तान की फौज क्या कर रही थी, वो तमगे दे रहे थे आपस में एक दूसरे को। पाकिस्तान की सरकार अपने अपने जनरल्स को 10-10 एकड़ जमीन दे रही थी इनाम के हिसाब से, क्योंकि इन्होंने तालिबान को भेजकर अफगानिस्तान से रूस की फौजों को खदेड़ दिया। एक दोगला चरित्र है, अपनी गिरेबान में ठीक से झांकते भी नहीं हैं। जी हाँ, एक बात बहुत साफ है। देखिए, पाकिस्तान चाहे जो कहे, ये बात तो साफ हो गई है कि आतंक परस्ती उसको अब ले डूबी है। और ले डूबने का मतलब ये है कि पानी यहाँ तक आ गया। तालिबान के लिए आप चाहे जो बोल लें, आप अलकायदा के लिए चाहे जो बोल लें, लेकिन फिर बाद में ये किस तरीके से अमेरिका के लिए कितना बड़ा खतरा बना, किस तरह 9/11 का अटैक होता है, किस तरह से पाकिस्तान के एबटाबाद में अमेरिकी सेना जो है कार्रवाई करते हुए ओसामा बिन लादेन को मारती है। और ये भी कहा जा रहा है बार बार, एक छोटा सा कमेंट क्योंकि अब ये क्लोजिंग का समय है, कि ये भी कहा जा रहा है कि हम देखते हैं अलकायदा के जितने सीनियर ऑफिशियल्स रहे, हम देखते थे तस्वीरों में टारगेट करके इसको उड़ा दिया, उसको उड़ा दिया, किसी को नहीं छोड़ा गया। हम ये सीनियर ऑफिशियल्स जो आतंक के आका हैं, जो असली पनपाने वाले हैं, क्या इन पर कोई टारगेटेड ऑपरेशन कर सकते हैं? देखिए, मैं आपको बताता हूं, हमारा इंटेलिजेंस नेटवर्क बहुत ही तगड़ा है। चाहे इंटेलिजेंस ब्यूरो हो, रॉ हो, एनटीआरओ हो, ये चूहे जिस भी बिल में छुपे हैं उसका लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड मैप में ग्रिड हमारे पास है। भारत सरकार को सिर्फ एक दिन आदेश देना है और एयरफोर्स के फाइटर विमानों में इनके जो छुपे हुए बिल हैं उसमें लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड मैप का जो ग्रिड रेफरेंस नंबर होता है हम डाल देंगे। बॉम्ब जीपीएस का इस्तेमाल करते हुए, लेजर गाइडेड करते हुए वहीं जाएगा। बंकर बस्टिंग बॉम्ब हमारे पास हैं जो जमीन में 30 फुट 40 फुट अंदर घुस के फटते हैं। ये चूहे जिस भी बिल में छुपे रहेंगे, कितने दूर तक गहराई में छुपे होंगे, हम उनको खोद के इन बंकर बस्टिंग बॉम्ब्स की मदद से ऊपर भेजेंगे 72 हुरों के पास। देखिए, जो देवनाथ जी ने बोलने के पहले एक पॉज लिया ना, उसकी वजह है कि ये एक ऐसा मसला होता है जिस पर बड़ा विचार किया जाता है और ये सीक्रेसी वाला मसला होता है। लेकिन बहुत लोगों में आप देख रहे हैं कि सामान्य तौर पर बहुत से लोग इस बात को उठाते हैं कि अमेरिका जैसे गाइडेड तरीके से बड़े बड़े जब इनके मालिकान को, इनके आकाओं को तबाह करता है तो उसके बाद में नीचे के जितने लोग होते हैं वो अपने आप सरेंडर हो जाते हैं, अपने आप लाइन पर आ जाते हैं। खैर, भारत क्या कार्रवाई करता है, मैंने पहले भी कहा कि हम यहाँ चर्चा कर सकते हैं, कयास लगा सकते हैं। सेना को कार्य करना है, सेना हमारी पूरी तरह से तैयार है, शौर्य के लिए जानी जाती है, एक अच्छी युद्ध नीति के लिए जानी जाती है, तो जाहिर तौर पर एक बढ़िया प्लान उन्होंने तैयार किया होगा। थोड़ा इंतजार करिए। मोहित, आपका धन्यवाद। ग्रुप कैप्टन देवनाथ, आपका धन्यवाद। बने रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ।